नमस्कार। सोचिए, किसी को अलविदा कहना कितना मुश्किल होता है ना? खास तौर पर जब वो कोई अपना हो। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि इस मॉडर्न प्रॉब्लम का एक जबरदस्त और बड़ा ही लॉजिकल सॉल्यूशन आज से 400 साल पहले लिखी गई एक कविता में छिपा है? जी हाँ, आज हम एक ऐसी ही कमाल की कविता और उसके अनोखे कवि को समझने वाले हैं। ये सवाल ये हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर आता है। जब किसी अपने से दूर जाना पड़ता है तो सबसे मुश्किल काम क्या होता है? उन्हें यकीन दिलाना कि हम लौटकर जरूर आएंगे। उन्हें समझाना कि ये जुदाई बस कुछ वक्त की है। और इसी मुश्किल का एक बहुत ही शानदार, बहुत ही इंटेलिजेंट जवाब था एक कवि के पास, और वो भी आज से 400 साल पहले। उनका नाम था जॉन डन। और उन्होंने इस मुश्किल को सुलझाने के लिए सिर्फ इमोशंस का सहारा नहीं लिया। नहीं, उन्होंने इस्तेमाल किया लॉजिक का, अपनी बुद्धि का। तो इस कविता की गहराई में उतरने से पहले ये जरूरी है कि हम इसके कवि को थोड़ा जानें। देखिए, जॉन डन कोई आम कवि नहीं थे। वो तो एक मैवरिक थे, एक विद्रोही, जिनकी अपनी जिंदगी किसी ड्रामे से कम नहीं थी, विरोधाभासों से भरी हुई। चलिए, उनकी जिंदगी के कुछ जरूरी पड़ावों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, 1572 में वो एक जाने माने कैथोलिक परिवार में पैदा हुए, और ये वो दौर था जब इंग्लैंड में कैथोलिक होना मतलब खतरे से खेलना। इसी वजह से उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री लिए ही निकलना पड़ा। फिर 1601 के आसपास उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, अपने बॉस की भतीजी से छिपकर शादी कर ली। और इसका नतीजा, उन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ी, यहाँ तक कि कुछ समय के लिए जेल भी जाना पड़ा। और फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। 1615 में उन्होंने उसी एंग्लिकन चर्च को अपना लिया, जिसके कारण उन्हें इतना कुछ सहना पड़ा था, और आगे चलकर वो एक बहुत मशहूर उपदेशक बने। तो आप देख सकते हैं, उनकी जिंदगी जुनून और इंटेलेक्ट यानी बुद्धि का एक गजब का कॉम्बिनेशन थी। और बिल्कुल यही चीज, यही मिश्रण हमें उनकी शायरी में भी देखने को मिलता है। तो अब आते हैं उस चीज पर जो डन की शायरी का सीक्रेट वेपन था, उनकी वो अनोखी स्टाइल जिसने उन्हें सबसे अलग बनाया। इस स्टाइल को कहते हैं मेटाफिजिकल पोएट्री। अब ये है क्या? सोचिए, ये एक ऐसी शायरी है जहां गहरी से गहरी भावनाओं को तेज तर्रार दिमागी दलीलों के साथ मिला दिया जाता है। मतलब, प्यार और जिंदगी जैसे टॉपिक्स को समझने के लिए साइंस, लॉ और तो और ज्योग्राफी से मुश्किल लॉजिक और तस्वीरें उधार ली जाती हैं। तो डन की स्टाइल की पहचान क्या थी? सबसे पहली बात, उन्होंने उस जमाने की जो टिपिकल लव पोएम्स होती थी ना, उनसे पूरी तरह नाता तोड़ लिया। वो कविताएं जहां बस प्रेमी की सुंदरता के पुल बांधे जाते थे। नहीं, डन का अंदाज बिल्कुल अलग था। उनका टोन इंटेलेक्चुअल था, आम बोलचाल जैसा, जिसमें पैशन के साथ एक दिमागी छेड़छाड़ भी थी। और सबसे कमाल की बात, वो अपनी पोएम्स में साइंस और ज्योग्राफी की नई नई डिस्कवरीज से आइडियाज लेते थे। इसी वजह से उनकी इमेजरीज इतनी हैरान करने वाली और अनोखी होती थीं। तो चलिए, अब सीधा कविता पर आते हैं। और इसे सिर्फ एक पोएम की तरह मत देखिए, इसे देखिए एक प्रेमी के लिए पेश की गई एक जबरदस्त दलील के तौर पर, किसी को इमोशनली मनाने की एक मास्टर क्लास। तो पोएम की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। कवि कहता है, मेरी सबसे प्यारी महबूबा, मैं इसलिए नहीं जा रहा कि मैं तुमसे ऊब गया हूँ, नहीं, बल्कि इसलिए जा रहा हूँ कि देखो, एक दिन तो हम सबको मरना ही है, तो क्यों ना मैं मजाक मजाक में ही इन छोटी मोटी नकली मौतों से मरने की एक प्रैक्टिस कर लूं। तो देखा आपने, पहला तर्क ये है, ये जो जुदाई है ये बस एक रिहर्सल है। किसके लिए? उस आखिरी जुदाई के लिए जो मौत लेकर आएगी। है ना ये थोड़ा अजीब, पर साथ ही कितना दिलासा देने वाला तर्क। और ये हमें याद दिलाता है कि यहाँ बात सिर्फ एक जिस्मानी सफर की नहीं हो रही, ये सफर तो दिमाग का भी है, बुद्धि का भी। कवि का जो लॉजिक है वो सीधा इमोशंस की गहराई में उतर जाता है। अब सुनिए उनका दूसरा और शायद सबसे पावरफुल तर्क। वो अपनी यात्रा की तुलना सूरज से करते हैं। वो कहते हैं, देखो, कल रात सूरज चला गया था, है ना, और आज वो फिर यहीं है, तो फिर मेरे लिए डरने की क्या बात है? बल्कि यकीन करो, मेरा सफर तो सूरज से भी तेज होगा, क्योंकि मेरे पास तो उससे कहीं ज्यादा बड़े पंख और वजह हैं वापस आने की। और यहीं पर मेटाफिजिकल स्टाइल का जादू दिखाई देता है। चलिए, इस तर्क को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, ऑब्जर्वेशन। सूरज हर रात जाता है, ये हम सब देखते हैं। स्टेप 2, सबूत। सूरज हमेशा अगले दिन वापस आ जाता है, ये भी सच है। स्टेप 3, हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना। मेरे पास लौटने की वजह सूरज से भी बड़ी है, और वो वजह हो तुम।
और स्टेप 4 नतीजा। इसलिए मेरा लौटना सिर्फ पक्का ही नहीं बल्कि सूरज से भी ज्यादा तेज होगा। तो सवाल ये उठता है कि ये कविता आज भी इतनी ताज़ा, इतनी रेलेवेंट क्यों लगती है? ऐसी क्या बात है प्यार को देखने के इस इंटेलेक्चुअल नज़रिए में जो इसे टाइमलेस यानी कालजयी बना देती है? जरा इस फर्क को समझिए। एक आम प्रेम कविता क्या कहती? मुझे तुम्हारी याद आएगी, मैं जल्दी वापस आऊंगा, सिंपल। लेकिन जॉन डन का तर्क सुनिए। मेरा लौटना एक साइंटिफिक सच्चाई है और इसके पीछे जो ताकत है वो उन ताकतों से भी बड़ी है जो ग्रहों को चलाती हैं। ये जो फर्क है ना, यही सारी कहानी कह देता है। और यही इस पूरी बात का सार है जॉन डन के लिए। प्यार के बारे में गहराई से सोचना, उसके लिए दलीलें देना, यही जुनून की सबसे ऊंची निशानी थी। उनका जीनियस इसी बात में था कि उन्होंने तर्क और भावना को एक कर दिया था। तो आज का ये सफ़र हम इसी सवाल पर ख़त्म करते हैं कि क्या आप कभी-कभी प्यार जताने का सबसे जोशीला, सबसे पैशनेट तरीका एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट हो सकता है? इस पर सोचेगा ज़रूर।